अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं आपका होस्ट इब्राहिम पीरज़ादा। हमजा शफीक की गैर मौजूदगी में इस शो को होस्ट करने की मेज़बानी मुझे सौंपी गई है और इस शो के इब्तिदा में आज हमने सबसे पहले क्रिकेट के अलावा बात करनी है, कुछ टेनिस की, कुछ फुटबॉल की और साथ ही साथ दीगर स्पोर्ट्स की, और साथ ही साथ हमने बात करनी है एशिया सीरीज़ की, क्योंकि आज फिर हमें इंग्लिश टीम हमें सफ़र करते हुए दिखाई दी है। और उसके बाद हमने कुछ जिक्र करना है अंडर 19 एशिया कप का, क्योंकि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है वो उस पर काफ़ी ज़्यादा सवालिया निशान नज़र आ रहे हैं अंडर 19 की, और पाकिस्तान का फ्यूचर भी इस पर मुनहसिर है कि अंडर 19 कैसा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि हमने वहाँ से अपने खिलाड़ियों को है वो आगे लेके चलना होता है और उनकी असेसमेंट करनी होती है। साथ ही साथ हमने दौरा श्रीलंका के हवाले से भी बात करनी है, क्योंकि बिग बैश लीग के हवाले से कुछ बातें सामने आई है। जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उनकी जानिब से ये दावा किया गया है कि पाकिस्तान की जितने भी प्लेयर्स हैं वो तमाम जो बिग बैश लीग है उसको खेलेंगे, लेकिन कहीं ये बातें भी सामने आ रही हैं बोर्ड की जानिब से कि कुछ चंद एक खिलाड़ी जो हैं वो आएंगे भी पाकिस्तान और खेलेंगे भी श्रीलंका के खिलाफ। लेकिन अब देखना यह है कि क्या सूरत हाल उस वक्त पेश आती है, क्या मामला तय होते हैं पाकिस्तानी बोर्ड और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के दरमियान। लेकिन सबसे पहले चूंकि हमने आलमी नंबर 1 आर्याना सबलेंका को बात करनी है उस पर टॉपिक के ऊपर, क्योंकि मुसलसल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने नाम कर रही हैं आर्याना सबलेंका। और क्या इसमें राज है, किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस को इतनी कंसिस्टेंसी के साथ आगे लेके चल रही हैं। साथ ही साथ हमने कतर में होने वाले अवार्ड शो के हवाले से भी बात करनी है, जो उसमें प्लेयर ऑफ द ईयर का एजाज़ जो है वो फिर से एक फ्रेंच स्टार ले उड़े हैं, और वो भी मुसलमान है, उस्मान डेम्बाले उनका नाम है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अहमद सईद मौजूद है। अहमद सईद से जानते हैं कि क्या कुछ हो रहा है टेनिस की दुनिया और फुटबॉल के अंदर, कौन अपना नाम कर रहा है, तो बताइएगा क्या चक्कर है। अहमद, आर्याना सबलेंका मुसलसल दिफा कर रही हैं अपने इस एजाज़ का, और इस साल भी वो इस एजाज़ का दिफा करने में कामयाब रही हैं। जी हाँ, देखें, साल चूँकि ख़त्म पदी होने जा रहा है और हमेशा की तरह चूँकि दस्तूर रहा है, रिवायत रही है कि साल के जो आखिरी दिन होते हैं उनमें हर तरह की जो खेलें होती हैं उनके अंदर जो प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड है वो दिया जाता है। और चूँकि वाइंड अप हो रहा होता है हर तरह की स्पोर्ट्स का, हर तरह के जो स्पोर्ट्स टूर्स हो रहे हैं, जब WTA है, अगर हम फार्मूला 1 की बात करें, वर्ल्ड टेली चैम्पियनशिप की बात करें, हम बेसबॉल की बात करें, हम NHL की बात करें, बास्केटबॉल की बात करें, किसी भी खेल की हम बात करें, ज़ाहिर है कि ईयर एंडिंग जो है वो एक ऐसा टाइम होता है कि जहाँ पर प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जा रहा होता है। जो पूरे साल की कारकर्दगी होती है उसका निचोड़ जो है वो सामने लाया जा रहा होता है। तो टेनिस की दुनिया से जो है वो एक बड़ी खबर ये है कि आर्याना सबलेंका, जिनका ताल्लुक बेलारूस से है, उन्होंने जो है वो दोबारा से अपना प्लेयर ऑफ द ईयर का एजाज़ जो है वो रिटेन कर लिया है एज़ फार एज वुमेन्स टेनिस इज़ कंसर्न्ड। तो आर्याना सबलेंका के अगर हम इस पूरे साल के ऊपर नज़र दौड़ाएं तो उन्होंने जो सबसे अहम कामयाबी हासिल की है वो है कंसिस्टेंसी के साथ फतूहात हासिल करना। होता ही है आमतौर पर, ख़ासतौर पर वुमेन स्पोर्ट्स की, अगर हम वुमेन टेनिस की अगर हम बात करें तो इसमें आमतौर पर इतनी कंसिस्टेंसी जितनी आर्याना सबलेंका ने इस ईयर में दिखाई है ये शाज़ो नादिर ही देखने को मिलती है। प्लेयर्स जो है वो आते हैं, अपनी पीक फॉर्म एंजॉय करते हैं 2 साल 3 साल 4 साल, उसके बाद जो है वो उनका करियर जो है वो ख़त्म पदी होना शुरू हो जाता है, इंजरीज हो जाती हैं। लेकिन आर्याना सबलेंका की जो सबसे अहम बात है उनके करियर की वो ये है कि कंसिस्टेंसी के साथ वो हर इवेंट के अंदर पहले से बेहतर हमें नज़र आती हैं। इस साल अगर हम बात करें तो उन्होंने 63 मैचेस जो हैं वो जीते हैं पूरे कैलेंडर ईयर में, जो कि बजाते खुद एक रिकॉर्ड है। उसके अलावा उन्होंने 4 सिंगल टाइटल भी जीते हैं, जिनमें से एक ग्रैंड स्लैम US ओपन का टाइटल जो है वो उन्होंने अपने नाम किया है। अगर जो बाकी ग्रैंड स्लैम है उनमें उनके परफॉर्मेंस देखें तो उनमें भी उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत शानदार रही। अनफॉर्चुनेटली 2 फाइनल्स में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उनके ग्रैंड स्लैम के तादाद जो है वो 1 से ज़्यादा नहीं हो पाई, और जो विंबलडन ओपन था उसके भी उन्हें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। तो जो 4 बड़े टूर्नामेंट हैं टेनिस के, उन चारों में हमें एक नाम कंसिस्टेंसी के साथ नज़र आता है और वो आर्याना सबलेंका का है, जो 27 साल खिलाड़ी हैं। ये 2000 मैं इनके कैरियर के ऊपर अगर बात करूँ 2015 में इन्होंने प्रोफेशनल टेनिस का आगाज़ किया, और सबसे पहले जो है इनकी प्रोमिनेंस आई थी जब 2017 में उन्होंने एक डबल्स टूर्नामेंट जीता था। देखें, आर्याना सबलेंका उन चंद प्लेयर्स में से एक हैं जो सिंगल्स में भी और डबल्स में भी नंबर 1 रैंकिंग जो है वो अपने पास रखने की हकदार जो है वो करार पाई हैं। आर्याना सबलेंका ने 21 जो WTA सिंगल्स टाइटल्स हैं वो जीते हैं, और 6 टाइटल जो हैं वो डबल्स में भी उन्हें जीते हैं। तो 2017 में उनका जो करियर था वो प्रोमिनेंसी में आया जब उन्हें डबल्स में टाइटल जीतने का आगाज़ किया। उसके बाद से लेकर अब तक हम देखते हैं कि कंसिस्टेंटली हमें टॉप परफॉर्मेंस के अंदर ये नज़र आती हैं,
और इस साल तो इन्होंने, यानी इनकी ऑडेसिटी अगर आप देखें तो इन्होंने जो है वो चैलेंज कर दिया है निक कैरियस जो ऑस्ट्रेलियन मेल टेनिस प्लेयर हैं, पर उन्होंने कहा है कि मैं उनके साथ मैच करूंगी और फिर हम ये फैसला करेंगे कि टेनिस की दुनिया में मर्द और ख़वातीन जो है उनके दरमियान कितना डिफरेंस है। तो ये बड़ा मैच भी जो है वो 27 दिसंबर को खेला जाना है, जिसमें दोनों तरफ की जो असनाफ हैं, मर्द और औरत, वो आपस में टेनिस का मैच खेलते हुए नजर आएंगी। ये भी एक बहुत मुनफरिद मैच होगा। तो आरियाना सैबालेंका ने ये एजाज़ हासिल करने के साथ साथ ये एजाज़ भी हासिल किया है कि उन्हें अपनी वर्ल्ड नंबर 1 की रैंकिंग भी जो है वो बचा ली है, और वो अब लगातार 2 साल प्लेयर ऑफ द ईयर बनी है और वर्ल्ड नंबर 1 भी वो रैंकिंग में रही है। इससे पहले पोलैंड की आइगा श्वांटेक के पास जो है वो वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग थी। आरियाना सैबालेंका के साथ जो और एजाज टेनिस की दुनिया में आए हैं उनमें अमेरिका की अमांडा एनिसिमोवा हैं, जिनको सबसे ज़्यादा रैंकिंग इंप्रूव करने का एजाज़ जो है वो इस साल में हासिल हुआ है। उसके साथ जो इमर्जिंग प्लेयर हैं, जो यंग प्लेयर हैं, वो कनाडा की खिलाड़ी हैं जिनको जो है वो ये एजाज़ मिला है। इसी तरह चेक रिपब्लिक और अमेरिका की जो टाउनजेंड हैं, इनकी एक जोड़ी है जिनको डबल्स की बेहतरीन जोड़ी का जो है वो एजाज़ मिला है। तो टेनिस की दुनिया से जो प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड था उसकी अपडेट्स ये हैं कि आरियाना सैबालेंका एक मरतबा फिर टेनिस में नंबर 1 भी बनी और प्लेयर ऑफ द ईयर का एजाज़ भी उन्हें हासिल किया। अच्छा अहमद, आपको नहीं लगता कि इससे पहले हम मारी शेरापोवा की बात करें, बाकी जो फीमेल खिलाड़ी हैं उनके बारे में बात करें, तो हमें एक अमरीकी जो एनिसिमोवा की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या वो इस तरह से वर्ल्ड नंबर 1 को टक्कर दे पाएंगी और एक बड़ा नाम कर सकेंगी, क्योंकि हमने अमेरिका की टेनिस हिस्ट्री में बहुत चंद ही प्लेयर देखे हैं जो यूरोपियन साइड को हरा सके हों। लेकिन बिल्कुल ऐसा ही है, एनिसिमोवा ने जो है वो इस जो कैलेंडर ईयर है उसका आगाज़ जो है वो जब से किया उस वक्त से लेकर ग्रेजुअली उनकी रैंकिंग जो है वो इम्प्रूव हुई है और वो आखिरकार वर्ल्ड नंबर 4 बनी है इस वक्त। और जितनी इंप्रूवमेंट उनकी नज़र आती है, जो रिजल्ट्स उनके नज़र आते हैं, उन्होंने भी 5 टाइटल जो है वो सिंगल्स के इस बार अपने नाम किए हैं। ग्रैंड स्लैम के अंदर भी उनको बहुत शानदार कारकर्दगी दिखाई। एक सेमीफाइनल उन्होंने खेला, एक फाइनल में उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो बिल्कुल ये एक अच्छी साइन है अमेरिकन टेनिस के लिए, और वो यकीनन अगर इसको कंसिस्टेंसी के साथ आगे चलती हैं अपने देखें फिटनेस का इसमें बहुत ज़्यादा इशू होता है, क्योंकि टेनिस एक ऐसा गेम है कि जिसमें आपकी फिटनेस जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ होती रहती है अगर आप ज़रा सी भी अपने डिसिप्लिन से हट जाएं। तो डिसिप्लिन का मुजाहरा करना पड़ेगा, फिटनेस को मेंटेन रखना पड़ेगा। उनके अंदर टैलेंट भी मौजूद है। उन्होंने इस साल में ये प्रूव भी किया है कि अगर वो कंसिस्टेंसी के साथ खेलती रहें, और मुख्तलिफ इवेंट्स उन्होंने खेले हैं मुख्तलिफ कोर्ट्स के ऊपर। ऐसा नहीं है किसी आमतौर पर होता ही है कि बंदा जो है वो एक कोर्ट का माहिर होता है और बाकी कोर्ट्स के अंदर उसकी जो है वो कहीं ना कहीं कमी नज़र आती है। एनिसिमोवा की खास बात यह है, सैबालेंका की भी खास बात यह है कि उन्हें हर कोर्ट के ऊपर, वो ग्रास कोर्ट हो, वो फ्रेंच ओपन हो, वो US ओपन हो, वो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो, हार्ड कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, उन्होंने हर कोर्ट के ऊपर आकर शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और ये बहुत हौसला अफजा बात है एज फार एज अमेरिकन टेनिस इज कंसर्न्ड। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि कतर में फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर की रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया है और इस साल फ्रेंच प्लेयर जो हैं उस्मान डेम्बेले वो फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड ले उड़े हैं। साथ ही साथ किलियन एम्बापे जो हैं वो लामीन यमाल को पीछे छोड़ चुके हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे जो इस वक्त हमने दर्जाबंदी देखी है और जिस तरह से अनाउंसमेंट्स हुई है? देखिए बिल्कुल ये फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है, इससे पहले जो है आपको पता होगा कि बैलन डॉर के नाम से एक अवार्ड दिया जाता था, वो अब भी गो के अवार्ड दिया जाता है, लेकिन फीफा ने इसके साथ पैरेलल एक फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जो है वो अनाउंस किया था और उस्मान डेम्बेले ने इस साल जो है वो एजाज़ हासिल किया है। आमतौर पर ये होता है कि जो प्लेयर बैलन डॉर जीतता है उसी को फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड में मिलता है। तो उस्मान डेम्बेले अभी चंद रोज़ कबल जो है उनको बैलन डॉर मिला और अब उनको जो है वो फीफा की तरफ से भी रिकग्नाइज़ किया गया है। 2025 का जो कैलेंडर ईयर है उसका प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड वो लेने में कामयाब हो गए हैं और किलियन एम्बापे और लामीन यमाल को उन्हें पीछे छोड़ा है। इसका फैसला जो है वो वोटिंग की बुनियाद पर होता है, तो उनको जो है वो सबसे ज़्यादा वोट मिले उनकी उस कारकर्दगी की बुनियाद पर जो थ्रू आउट द ईयर उन्होंने अपने क्लब PSG के लिए और अपनी नेशनल टीम के लिए जो है वो उन्होंने इस पूरे साल में दिए हैं। अगर हम उनके क्लब की जो इस साल की कारकर्दगी है उस पर बात करें तो कौन सा ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें क्रंच मूवमेंट के ऊपर जब टीम को ज़रूरत होती है उस हर मौके के ऊपर आकर उस्मान डेम्बेले ने जो है वो परफॉर्म किया है। चैंपियंस लीग की बात करें, थ्रू आउट द चैंपियंस लीग बहुत शानदार वो खेले और फिर फाइनल के अंदर PSG की टीम ने नॉकआउट किया 5-0 से इंटर मिलान की टीम को, जो कि बहुत बड़ा स्कोर है और चैंपियंस लीग के स्कोर में आमतौर पर इतना बड़ा स्कोर देखने में नहीं मिलता है। तो ये बताता है कि कितनी डेप्थ है PSG के अंदर भी और फिर PSG का जो कल्चर है उसके अंदर खेलने से उस्मान डेम्बेले की अपनी पर्सनल कारकर्दगी जो है वो किस तरह से इंप्रूव हुई है। आप फ्रेंच कप की बात करें, आप लीग 1 की बात करें, आप चैंपियंस लीग की बात करें, आप UEFA सुपर कप की बात करें, क्लब वर्ल्ड कप का भी फाइनल गो के वो चेल्सी से हार गए थे, लेकिन उस पूरे टूर्नामेंट के अंदर भी खासतौर पर जिस तरह से रियल मैड्रिड के अगेंस्ट उन्होंने कारकर्दगी का मुजाहरा किया,
तो उस्मान डेम्बेले एक ऐसे प्लेयर थे कि जो हर क्रंच मौके के ऊपर आकर डिलीवर करते थे, और उन्होंने इस अवार्ड को लेने के बाद भी अपने टीममेट्स का शुक्रिया अदा किया, अपने कोच का शुक्रिया अदा किया, अपने जो क्लब के टीममेट्स हैं, अपने जो नेशनल टीम के टीममेट्स हैं। तो ये बताता है कि कितना अच्छा कल्चर है जो नर्चर हो रहा है उस टीम के अंदर। और जब आप जीतते हैं, जब आप ट्रॉफीज लेकर आ रहे होते हैं, जब आप एजाज़ात लेकर आ रहे होते हैं, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस जो है वो अलग लेवल का होता है। उस्मान डेम्बेले को हम इस प्लेटफॉर्म से मुबारकबाद भी पेश करते हैं। ज़ाहिर है वो हमारे लिए इसलिए भी हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि वो एक मुसलमान घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उस्मान डेम्बेले के जीतने की हमें इसलिए भी ज़्यादा खुशी हुई है। साथ साथ अगर हम दूसरे जो अवार्ड्स हैं उनकी अगर बात करें, जिनका कल अनाउंसमेंट हुई है फीफा के अवार्ड्स के अंदर, तो लुइस एनरिके जो PSG के कोच हैं उनको बेस्ट मेंस कोच का अवार्ड दिया गया है, और जो इंग्लैंड के वुमेंस फुटबॉल टीम है उनकी जो कोच हैं सरीना विगमैन, उनको वुमेंस कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। इसी तरह वुमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए एटाना बोनमाटी, जिनका ताल्लुक बार्सिलोना से है, ये स्पेनिश प्लेयर है, लास्ट ईयर भी वो ये अवार्ड जीतने में कामयाब हुई थी। इस साल दोबारा उनको जो है वो इस अवार्ड के लिए नामजद भी किया गया और ये इस अवार्ड को लेने में कामयाब भी रही। इससे पहले बैलन डॉर भी एटाना बोनमाटी अपने नाम कर चुकी हैं। आजकल इंजरी की वजह से ये खेल नहीं है, लेकिन फीफा ने उनकी खसूसी जो है वो पजीराई की है और उनको इस अवार्ड का हकदार जो है वो ठहराया गया है। एटाना बोनमाटी की अगर हम क्लब की बात करें तो बार्सिलोना के साथ चैंपियंस लीग में आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी रही। उनकी जो अपनी वुमेंस लीग है स्पेन की, उसके अंदर बहुत शानदार कारकर्दगी रही। यूरो कप जो हुआ था वुमेंस का, उसके अंदर भी ये फाइनल में गो के पेनल्टी शॉटआउट पर शिकस्त खा गए थे, लेकिन फाइनल तक पहुंचाने में एटाना बोनमाटी का इतना अहम किरदार था कि उन्हें फिर उस टूर्नामेंट का बेहतरीन प्लेयर भी करार दिया गया। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो वुमेन्स गोलकीपर ऑफ द ईयर हैं, जो उनका जिनका ताल्लुक चेल्सी से है, हैना हैम्पटन, जो इंग्लैंड की गोलकीपर थी, जिन्होंने यूरो कप जितवाने में बहुत अहम किरदार अदा किया था। और जो मेंस गोलकीपर हैं उसका एजाज़ जो है वो जियानलुइगी डोनारूमा, जिनका ताल्लुक मैनचेस्टर सिटी से है, प्रीवियस सीजन में ये PSG की तरफ से खेले थे, उनको जो है वो बेहतरीन गोलकीपर का एजाज़ दिया गया है। साथ ही साथ जो अर्जेंटीना के प्लेयर हैं मॉन्टियाल, उनको जो है वो बेस्ट गोल का एजाज़ भी दिया गया है। इसके लिए एक टर्म जो है वो इस्तेमाल होती थी पुशकस अवार्ड के नाम से, जो बैलन डॉर की तकरीब होती है उसमें पुशकस अवार्ड दिया जाता है। तो फीफा ने जो है वो गोल ऑफ द ईयर का एजाज़ भी जो है वो दिया है सांटियागो मोंटियाल को, जिनका ताल्लुक अर्जेंटीना के साथ है। तो ये कुछ तफसीलात थी जो फीफा के अवार्ड सेरेमनी से हम अपने शायद हमने अब कुछ इंग्लिश प्रीमियर लीग के हवाले से भी बात करनी है, क्योंकि चेल्सी और कार्डिफ का मैच हुआ था और अच्छे खासे गोलों से जो है वो देखें ये लीग कप का मैच था। इनफैक्ट चेल्सी की टीम जो है वो लीग कप का क्वार्टर फाइनल खेल रही थी कार्डिफ सिटी के अगेंस्ट, और ये एक टाइट मैच था, एक अच्छा कंटेस्ट जो है वो देखने को मिला है। हाफ टाइम तक कोई भी टीम गोल स्कोर करने में कामयाब नहीं हुई। अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ तो चेल्सी और कार्डिफ सिटी के दरमियान इतना डिफरेंस है जितना क्रिकेट में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की टीम का डिफरेंस होता है। वो कि अब वो डिफरेंस भी बहुत कम हो चुका है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा है, लेकिन चेल्सी जो है वो टॉप एलीट में आता है इंग्लिश पिरामिड की, और कार्डिफ सिटी जो है वो इस वक्त सेकंड डिवीजन का क्लब है। तो इसके बावजूद भी कार्डिफ सिटी ने बहुत अच्छी डिफेंडिंग की, हाफ टाइम तक उन्हें गोल कंसीड नहीं किया गो कि वो अपने होम में भी खेल रहे थे, और फुटबॉल में होम एडवांटेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा काउंट करता है। तो कार्डिफ सिटी के स्टेडियम में जब दूसरे हाफ में एलेहांद्रो गर्नाचो सब्स्टिट्यूट होकर अंदर आए, तो उन्होंने जो है वो आकर पहला गोल स्कोर किया चेल्सी के लिए, और पहला गोल स्कोर करने के बाद आमतौर पर टीम जो है वो मोमेंटम भी हासिल कर लेती है उस मैच का। तो एलेहांद्रो गर्नाचो के ऊपर इस मैच से पहले बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ था, क्योंकि जो उनकी प्रीमियर लीग के अंदर मैचेस में कारकर्दगी थी वो को बहुत ज़्यादा हौसला अफजा नहीं थी, लेकिन कल के मैच में वापस आए और उन्होंने जो डिफरेंस क्रिएट किया, 3-1 की फतह जो है उन्होंने चेल्सी को दिलाई, जिसमें से 2 गोल गर्नाचो ने स्कोर किए और 1 गोल जो है वो पेड्रो नेटो ने स्कोर किया। तो अब चेल्सी की टीम जो है वो लीग कप के सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुकी है। आज मैनचेस्टर सिटी की टीम को ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट खेलना है, और जब भी राउंड कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद ये फैसला होगा कि सेमीफाइनल में चेल्सी का मुकाबला किससे होगा। साथ ही साथ आप फुटबॉल के मुकाबलों की बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ मैं अपडेट एक और भी दे दूँ कि स्पेन के अंदर जो है वो कोपा डेल रे के मुकाबले भी, ये जो कप्स के मैचेस होते हैं ये आमतौर पर मिड वीक्स में होते हैं, और जो वीकेंड होता है सैटरडे और संडे, उसमें आमतौर पर लीग के मैचेस खेले जाते हैं। तो कोपा डेल रे के मैचेस भी जो है वो खेले गए हैं। कल 3 बहुत अहम मैचेस हुए, जिसमें बार्सिलोना की टीम ने जो है वो 2-0 से कामयाबी हासिल की। बार्सिलोना अब राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर गया है। साथ साथ वेलेंशिया की टीम ने भी 2-0 से कामयाबी हासिल की। गुज़श्ता सीजन में बहुत अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा पाए थे, लेकिन इस सीजन में वेलेंशिया की टीम बहुत इंप्रूव करती हुई नजर आ रही है हमें, लीग के अंदर भी और फिर कोपा डेल रे के अंदर भी। तो 2-0 की कामयाबी उन्हें भी हासिल की, और रियल सोसिएदाद की टीम ने भी जो है वो 2-1 से कामयाबी हासिल की है। ये तीनों टीमें अब कोपा डेल रे के राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। तो ये कुछ मैचेस हैं जो कल रात खेले गए, और ये मैचेस जो है वो आज रात भी जारी रहेंगे। तो जो वो हमारे फैंस जो
हमारे वो शायकीन जो हमें सुन रहे हैं, फुटबॉल देखने का शौक़ रखते हैं, आज रात को भी ये बहुत सारे मैचेस जो है वो खेले जाएंगे। तो बार्सिलोना की अगर मैं यहाँ पर एक सिर्फ आपके सामने बात रखूँ तो बार्सिलोना की जो सीज़न का आगाज़ था, जब उनके लीग के रिकॉर्ड देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमें एक दो मौके पर ऐसा लगा था कि बार्सिलोना अपनी लास्ट जो सीज़न की फॉर्म है उसको शायद रेप्लिकेट ना कर पाए। लेकिन अब जो मोमेंटम बार्सिलोना ने हासिल किया है, ये यकीनन जो इनके हरीफ क्लब हैं वो इससे खौफजदा भी हो रहे होंगे और इसके जो है अगेंस्ट जो है वो प्लान भी कर रहे होंगे, क्योंकि बार्सिलोना जिस तरह से मोमेंटम पकड़ती हुई नज़र आ रही है वो हमें ना सिर्फ ये कि लीग के अंदर बल्कि इस कप के अंदर और फिर चैंपियंस लीग के अंदर भी वो अपनी इस फॉर्म को रेप्लिकेट करने की कोशिश में कामयाब हो गई तो हमें फिर दोबारा ये देखने को मिलेगा कि बार्सिलोना की टीम जो है वो दोबारा लीग भी जीत चुकी है और बार्सिलोना की टीम चैंपियंस लीग के अंदर भी टीमों को टफ टाइम दे रही है। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि इंग्लिश लीग की अगर हम बात करें तो हमें मेन सिटीज़ की जो बड़े बड़े फर्स्ट डिवीज़न के क्लब्स हैं वो भी नज़र आ रहे हैं, सेकंड डिवीज़न कप भी नज़र आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि किस तरह से ये मुकाबले डिफरेंट होंगे इंग्लिश प्रीमियर लीग से, और इस इंग्लिश लीग के अंदर हमें क्या लगता है कि जिस तरह से हम लेकिन ये जो लीग और कप्स के मैच होते हैं इसमें डिफरेंस ये होता है आमतौर पर कि जो पायरामिड्स है इंग्लिश फुटबॉल का उसको 5 उसमें लीग में उन्होंने डिवाइड किया है। उसके बाद फिर संडे लीग और जो नॉर्थ की उनकी लीग है अलग, वो इस तरह की लीग जो है वो शामिल होती हैं। तो जो टॉप 20 क्लब्स होते हैं इंग्लैंड के वो इंग्लिश प्रीमियर लीग में खेलते हैं। उसके बाद जो 24 क्लब्स होते हैं वो चैंपियनशिप में हैं। उसके बाद फिर इस तरह 20 और 22 और 24 का उन्होंने तकसीम करके 4-5 पायरामिड जो हैं उन्हें बनाए हुए हैं। लेकिन जब कप्स की बात आती है, लीग कप और FA कप, इन दोनों के अंदर तमाम पायरामिड्स की टीम जो है वो शिरकत करती हैं अपनी अपनी रैंकिंग्स की बुनियाद पर। प्रीमियर लीग की टीम, मतलब इसको अगर मैं इस तरह से एक्सप्लेन करना चाहूँ, जब FA कप के मैच होते हैं तो प्रीमियर लीग की टीम FA कप के 3rd राउंड से शुरू करती हैं, क्योंकि FA कप में तमाम पायरामिड्स की जितने भी इंग्लैंड के क्लब होते हैं प्रोफेशनल क्लब, वो सारे उसमें हिस्सा ले रहे होते हैं। और वो ज़ाहिर है 100 से ज़्यादा क्लब हैं, 120-130 क्लब होंगे, तो उनको जब स्क्वीज़ किया जाता है और वो 3rd राउंड तक आते हैं तो फिर प्रीमियर लीग के क्लब भी उसके अंदर आकर शामिल होते हैं। तो इनकी खूबसूरती ये है कि इन एलीट क्लब को भी उन टीमों के साथ खेलने का मौका मिलता है जिससे छोटे जो डिवीजन की टीम होती है उनको एक्सपोजर मिलता है। और समटाइम्स आपको ये भी देखने को मिलता है कि वो टीमें इन टीमों को हराकर अपसेट भी कर देती हैं। तो अपसेट का पहलू भी हर सीजन में हमें कहीं ना कहीं FA कप के अंदर और लीग कप के अंदर देखने को मिलता है। इस तरह मैनचेस्टर यूनाइटेड को इस साल जो है वो ग्रिम्सबी टाउन ने लीग कप में हराकर टूर्नामेंट से बाहर किया है। तो इससे प्लेयर्स को भी नर्चर होने का मौका मिलता है और एक ऐसा कल्चर जिसके अंदर कंपटीशन भी आपको नज़र आता है। छोटी टीमों को भी बड़ी टीमों के साथ खेलने का मुस्तकिल मौका मिलता रहता है रेगुलर मौके के ऊपर। और बड़े क्लब्स के पास ये चांस होता है कि वो जो प्लेयर जो बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं उनको टेस्ट कर लें, वो प्लेयर जो मुस्तकिल खेल रहे हैं उनको ज़रा आराम मिल जाता है। तो ये जो 3rd राउंड, 4th राउंड, 5th राउंड के मैचेस होते हैं इनमें आमतौर पर हमें सेकंड टियर टीम्स खेलती हुई दिखाई देती हैं इन टूर्नामेंट्स के अंदर। लेकिन जब सेमीफाइनल और फाइनल आते हैं तो फिर क्लब्स जो अपनी फुल स्ट्रेंथ को वापस ले आते हैं। तो ये ट्रॉफीज़ भी साथ साथ लीग कप का फाइनल जो है फरवरी में होता है और FA कप का फाइनल जो है वो मई में होता है, लीग भी जो है मई में कंक्लूड होती है। तो साथ साथ पैरेलल ये 2-3 कंपटीशन हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा, इसी हवाले से मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि अगर एक हमारे पास मॉडल मौजूद है, पूरी दुनिया उस पर प्रैक्टिस भी कर रही है, स्पेनिश लीग हो गई, फ्रेंच लीग हो गई, फिर उसके बाद हम दीगर लीग्स भी देखते हैं, तो एक मॉडल जब मौजूद है तो हम क्रिकेट के अंदर उसको क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करवाते ताकि हमारे पास जो प्लेयर्स हैं उनका एक्सपोजर भी बड़ा हो, उनकी प्रैक्टिस भी हो। हम बार बार यही जिक्र करते हैं कि उनको फर्स्ट क्लास खिलाओ और फिर वही सब कुछ सामने आता है। देखें, ये सवाल बहुत अच्छा है आजकल के ज़माने में, लेकिन मैं अगर आपको बताऊं तो आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट भी इसी मॉडल के ऊपर शिफ्ट हो रही है। देखें, क्रिकेट और फुटबॉल में एक बड़ा फ़र्क ये था कि क्रिकेट का मैच बहुत तवील होता था, उसको जो है वो अब उन्होंने T20 और T10 की शक्ल में कम तो कर लिया है और इसी वजह से क्रिकेट जो है वो ओलंपिक्स के अंदर भी अब शामिल होने जा रही है। लॉस एंजलिस में जो ओलंपिक्स होंगी 2028 में, उसमें क्रिकेट में शामिल की गई है। तो T20 के आने के बाद अब आप देखें तो पूरी दुनिया में जो है वो लीग भी शुरू हो रही है। दुनिया के हर मुल्क जहाँ पर क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, क्रिकेट देखने वाले मौजूद हैं, क्रिकेट का थोड़ा बहुत भी अगर कहीं पर कोई शायक मौजूद है तो वहाँ पर आपको एक इंडिपेंडेंट लीग स्टार्ट होती हुई नज़र आएगी। यहाँ तक कि अभी अफगानिस्तान की टीम जिनके पास अपना होम ग्राउंड भी इस वक्त नहीं है, वो भी दुबई के अंदर जाकर अपनी लीग का जो है वो आगाज़ करने लगे हैं। तो ये जो लीग्स वाला मॉडल है ये क्रिकेट के अंदर हमें इंट्रोड्यूस होता हुआ नज़र आ रहा है। साथ साथ मैं अगर आपको बताऊँ तो आने वाले वक्तों में आप ये भी देखेंगे कि जिस तरह से फुटबॉल के अंदर सारा साल प्लेयर जो है वो क्लब्स की तरफ से खेलते हैं और फिर ईयर एंडिंग पर एक टूर्नामेंट होता है, वो यूरो कप होता है या वर्ल्ड कप होता है जिसमें प्लेयर जो है वो अपनी नेशनल टीम की तरफ से खेलते हैं। तो ये वाला मॉडल आपको शायद क्रिकेट में भी देखने में नज़र आए, क्योंकि जिस तरह से प्लेयर की कमिटमेंट्स हो रही हैं लीग्स के साथ और जिस तरह से उसके अंदर लक्रेटिव मनीज आ रही हैं, उसके अंदर ज़्यादा पैसा आ रहा है, ज़्यादा मार्केटिंग उसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व हो रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको देखने में लगेगा। श्रीलंका की क्रिकेट देखें, वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट देखें, समहाउ पाकिस्तानी क्रिकेट भी अगर आप देखें
तो इन सारे प्लेयर्स की जो तरजीहात होती हैं, साउथ अफ्रीका का इवन अगर आप मॉडल देख लें, इन सारे प्लेयर्स की तरजीहात जो हैं वो अब लीग क्रिकेट की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। तो जो फुटबॉल का मॉडल है इसी को ही कॉपी किया जा रहा है तकरीबन उन ममालिक के अंदर जहां पर क्रिकेट खेली जा रही है। तो एसोसिएट टीम्स को भी मिलाकर अगर हम देखें तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि 14-15 बड़ी लीग्स क्रिकेट की जो है वो शुरू हो गई हैं, और पूरे साल के अंदर 14-15 बड़ी लीग अगर हो रही हैं और इनमें ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, इनमें ज़्यादा रिकग्निशन भी मिल रही है, इनमें ज़्यादा प्लेयर्स को जो है वो उस तरह से इन्वॉल्व भी नहीं होना पड़ता, जाएं 2 हफ्ते 3 हफ्ते की लीग है वो खेलें उसके बाद रेस्ट करें, तो फिर जाहिर है कि प्लेयर्स का मिलान जो है वो उस तरफ ही होगा, जिसकी मिसाल मैं आपके सामने निकोलस पूरान की शक्ल में रखना चाहता हूँ, जो कि अपने करियर की पीक के ऊपर 29 साल की उनकी उम्र जब वो वेस्ट इंडीज़ को छोड़ के उन्होंने रिटायरमेंट ली और अब वो सिर्फ लीग खेल रहे हैं। इसी के साथ साउथ अफ्रीका के जो प्लेयर हैं वो भी 2-3 प्लेयर साउथ अफ्रीका के ऐसे हैं कि जो 32-33 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेकर उन्होंने लीग्स की तरफ रुख कर लिया। और हमें लीग्स के साथ साथ लीग की भी खैर बात करनी है, बिग बैश के हवाले से भी बात करनी है, लेकिन एशेज़ को ज़रूर डिस्कस करना है क्योंकि पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं वो इस टूर्नामेंट पे होती हैं। साथ ही साथ पाकिस्तान के श्रीलंका के मैच के हवाले से भी डिस्कस करने हैं जो जनवरी में सीरीज़ होनी है, तो इस पर ब्रेक के बाद बात करेंगे, तो कहीं ना जाइएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम कुछ लीग के हवाले से डिस्कस कर रहे थे कि लीग्स का फ़ायदा क्या होता है और क्यों आजकल इसको प्रायोरिटी पे रखा जाता है, और इस जो इंग्लिश प्रीमियर लीग है और इंग्लिश लीग्स का जो फुटबॉल लीग्स का जो एक कॉन्सेप्ट है उसको किस तरह से हम क्रिकेट में इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, इस पर हम गौर कर रहे थे। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ ही एक इस्तीफ़ा आया था, उसकी वजूहात भी कुछ यही बताई जा रही थी, तो इस पर अहमद से डिस्कस कर लेते हैं। जी अहमद सईद, क्या लगता है, क्या वजूहात थी कि रेड बॉल का कोच पाकिस्तान का अजहर महमूद वो अचानक से इस्तीफ़ा देने पर रजामंद भी हो गया और अगले कॉन्ट्रैक्ट्स भी तैयार है? देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि अजहर महमूद जो है वो पाकिस्तान के इंटरिम हेड कोच बने थे, वो मुस्तकिल बुनियादों पर नहीं आए थे। उनको इंटरिम हेड कोच इसलिए लगाया गया कि पाकिस्तान ने जब जेसन गिल्स्पी को अपॉइंट किया था रेड बॉल का कोच, तो वो अपना स्टेंट जो है वो पूरा नहीं कर पाए थे। उस वक्त ज़ाहिर है मेक शिफ्ट अरेंजमेंट के तौर पर पाकिस्तान के पास अजहर महमूद ही एक ऑप्शन थे। आकिब जावेद कुछ अर्सा जो है वो टीम को संभालते रहे, उसके बाद फिर अजहर महमूद के पास जो है वो पाकिस्तान टीम आई और पाकिस्तान के टेस्ट टीम के तौर पर टेस्ट कोच के तौर पर एक ही सीरीज़ उनके हिस्से में आई जिसमें साउथ अफ्रीका के साथ पाकिस्तान ने 1-1 से टेस्ट सीरीज़ जो है वो बराबर की। ये वो साउथ अफ्रीका है जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की डिफेंडिंग चैंपियन है, और ये वो साउथ अफ्रीका है जो पिछले 11-12 टेस्ट मैचों में से कोई टेस्ट मैच भी नहीं हारा था। तो पाकिस्तान के कोच के तौर पर ये सीरीज़ ड्रॉ करना मेरा ख्याल है कि ये रिजल्ट तो बहुत मुनासिब है, लेकिन अजहर महमूद जो हैं वो पाकिस्तानी टीम के साथ मार्च 2026 तक मुंसलिक थे। इस कॉन्ट्रैक्ट को अगर हम देखें तो इसमें अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस वक्त इनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करता जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनकी जगह किसी और को लाना चाह रहा था पहले, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इनको पैसे पे करने पड़ते क्योंकि इनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये ऑब्लिगेशन शामिल थी। अब जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है वो म्यूचुअल एग्रीमेंट से हुआ है। पीसीबी और अजहर महमूद दोनों एक ही पेज पर थे। अजहर महमूद ने इसलिए जो है वो इस से माजरत करना चाहिए क्योंकि उनकी जो फ्यूचर में मसरूफियात हैं वो इस तरह से है कि वो इस वक्त IL T20 के अंदर डेजर्ट वाइपर्स के बॉलिंग कोच के तौर पर काम कर रहे हैं, जो कि इस वक्त लीग के ऊपर टेबल के टॉप के ऊपर भी है, उनकी लीग चल रही है इस वक्त। उसके बाद जो है वो इनकी मसरूफियात PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ भी हैं, और साथ ही साथ पाकिस्तान का हेड कोच बनने से पहले ये सरे काउंटी के भी असिस्टेंट कोच के जो ओहदे पर जो है वो फाइज थे। तो आप अगर देखें तो अभी हम जो बात कर रहे थे इससे पहले ब्रेक से पहले, तो प्रायोरिटाइज करना तो अब से ही शुरू कर दिया है प्लेयर्स ने भी और कोचेज़ ने भी। नेशनल ड्यूटी या नेशनल टीम की जर्सी पहनना अब उस तरह से प्राउड जो है वो उसके साथ मुंसलिक नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है क्रिकेट के अंदर लीग्स की वजह से। तो कोचेज़ की भी यही प्रायोरिटी होती है, प्लेयर्स की भी यही प्रायोरिटी होती है कि अपने लीग्स के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो पहले जो है वो साइन किए जाएँ, उसके मुताबिक फिर उनका बाकी पूरे साल का कैलेंडर जो है वो बनेगा। अजहर महमूद के अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जो वक्त गुजारा है उसको एनालाइज़ करें तो हम पहले भी इसके ऊपर ये बात कर चुके हैं कि बहुत तवील अरसा इन्होंने गुजारा है पाकिस्तान के साथ, लेकिन हम कोई भी एक ऐसा प्लेयर जिसके ऊपर हम हाथ रख के कह दें कि यार ये प्लेयर ऐसा है जिसको अजहर महमूद ने तैयार किया है। दूसरी जानिब हम देखते हैं तो हमें इंडिया में इस तरह की मिसाल नज़र आती हैं कि अभिषेक शर्मा जो है वो युवराज सिंह के साथ प्रैक्टिस करते हुए नजर आते हैं, शुभमन गिल जो है वो युवराज सिंह के साथ प्रैक्टिस करते, हालांकि युवराज सिंह जो है वो बोर्ड का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये कल्चर परवान चढ़ा ही नहीं है। अजहर महमूद 2016 में पाकिस्तान की टीम से मुंसलिक हुए, 2019 तक पाकिस्तान टीम के साथ रहे, जब मिकी आर्थर जो है वो हेड कोच थे पाकिस्तान के, उसके बाद दोबारा पाकिस्तान की कोचिंग स्टाफ का ये हिस्सा बने। लेकिन 4-5 साल काम करने के बाद भी हमें कोई ऐसा प्लेयर नज़र नहीं आता है जिसके बारे में हम ये कह सकें कि ये अजहर महमूद का ही प्रोडक्ट है। तो अजहर महमूद पाकिस्तान की कोचिंग से रुखसत हुए, और इससे दूसरा पहलू जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि 2021 से लेकर अब तक
पाकिस्तान रेड बॉल क्रिकेट के लिए 8 मुख्तलिफ कोचेज़ लाए गए हैं सिर्फ 4 साल के अंदर। तो ये हमारी दिलचस्पी है, ये बताता है कि हमें रेड बॉल क्रिकेट में कितना इंटरेस्ट है, ये बताता है कि हम टेस्ट क्रिकेट खेलने में कितनी दिलचस्पी रखते हैं। और हमारे जो FTPs होते हैं, जो हमारे फ्यूचर टूर प्रोग्राम होते हैं, जो हमारे सारे कैलेंडर होते हैं, उनको भी अगर आप उठा के देख लें तो आपको ये समझ में आती है कि हम ये नहीं खेलना चाहते। अगर हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा ना होते तो शायद हम इस पूरे साल के अंदर कोई टेस्ट मैच न लेते। जबकि दूसरी जानिब हम देखते हैं कि जो टॉप 3 टीम्स हैं दुनिया की, इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, उनके टेस्ट मैच की तादाद अगर मैं पिछले साल की आपको बताऊं तो 21 टेस्ट मैच खेले थे ऑस्ट्रेलिया की टीम ने, 19 टेस्ट मैच खेले थे इंग्लैंड की टीम ने, और 18 या 19 टेस्ट मैच जो है वो इंडिया की टीम ने भी खेले थे। तो ये वो बुनियादी फ़र्क है जो आपको नज़र आता है। और अब पाकिस्तान की टीम को एक नया हेड कोच तलाश करना है, क्योंकि पाकिस्तान को मार्च अप्रैल में एक सीरीज़ खेलने के लिए बांग्लादेश जाना है। तो पाकिस्तान को उसके लिए एक नया हेड कोच दरकार होगा, जो कि नवा हेड कोच होगा पाकिस्तान का 4 साल के अंदर। अच्छा, तो रेड बॉल के ऊपर ही बात करें। एक रेड बॉल मैच हो रहा है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के अंदर, एशेज सीरीज़ की बात करना चाह रहा हूं। तो उसमें भी हमने देखा कि पहले रोज़ ही ऐसी धुआंधार बैटिंग की है और 300 से ज़ायद रन्स भी बना लिए, टारगेट भी काफ़ी ज़्यादा दे दिया, और जो जिस तरह से खेलें ऐसा लग रहा था जैसे T20 मैच है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, इस पर मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ये जो सबसे पहले तो आपकी वो जो उस्मान ख्वाजा वाली आपने कल बात की थी, वो दुआ भी कबूल हो गई है। उस्मान ख्वाजा जो है वो टीम का हिस्सा बन गया, जो इनिशियली स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे जब उन्होंने अपनी टीम अनाउंस की थी। लेकिन मैच से 20 मिनट कबल जो है वो स्टीव स्मिथ जो है वो बीमारी के बायस ऑल आउट हो गए। उनके कान में कोई इंजरी है जिसकी वजह से वो मैच, वर्टिगो डिजीज़ जिसको कहते हैं, जिसकी वजह से वो इस मैच का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। तो स्टीव स्मिथ की जो रिप्लेसमेंट थी उसके तौर पर उस्मान ख्वाजा को शामिल किया गया। और आप देखें कि वो प्लेयर जब टीम में आता है, हम यहाँ पर ये बात करते हैं ना कि हमारे जो प्लेयर हैं उनको आप टीम में अचानक ले आते हैं, उनकी मेंटल जो है वो उस तरह से स्टेबिलिटी नहीं आती और खत्म हो जाता है। जी हाँ, ये फैक्टर यकीनन होते हैं। लेकिन जिस कल्चर की हम बात कर रहे हैं, उस्मान ख्वाजा को 15 मिनट 20 मिनट पहले ये बताया गया कि आपने एशेज का टेस्ट मैच खेलना है, और जब वो क्रीज के ऊपर आते हैं तो उनके 3 खिलाड़ी जो है वो टॉप ऑर्डर के आउट हो चुके होते हैं। उस्मान ख्वाजा वहां पर आते हैं और वो एलेक्स कैरी के साथ एक पार्टनरशिप लगाते हैं जो उनकी टीम को मुश्किलात से निकालती है। अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया वर 94 for 4 अगर आप देखें तो ये वो पार्टनरशिप थी उस्मान ख्वाजा की एलेक्स कैरी के साथ, जिसने इस मैच को बचाया है ऑस्ट्रेलिया के लिए। ये जो आपने बात की कि T20 की तरह खेला, मैं इससे ज़रा थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट इसलिए करूंगा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम वो मेरा ख्याल है कि शायद वाहिद टीम है दुनिया की जो इस बैस बॉल वाले आइडिया से और इस मार धाड़ वाले टेस्ट क्रिकेट से बिल्कुल मुतासिर नहीं हुई। वो हर तरह के हालात में वही क्लासिकल टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। मैच अवेयरनेस उनकी इंग्लैंड से बेहतर, उनकी जो सिचुएशन को समझने की, एनालाइज करने की सलाहियत है वो इंग्लैंड से बेहतर है, उनकी मैच्योरिटी गेम की वो इंग्लैंड से बेहतर है। इसीलिए उनके यहाँ जो प्लेयर आते हैं वो भी इस माइंडसेट के साथ आते हैं कि वो ये नहीं देखते कि मुझे मैच जो है वो अगले प्लेयर के ऊपर छोड़ना है। इस मैच को वो इस तरह खेलते हैं कि इस मैच का सारा दारोमदार उस एक प्लेयर के ऊपर है। एलेक्स कैरी की अगर मैं बात करूं तो ये वाली जो उनके मिजाज में चीज़ शामिल हुई, कितने मैच हैं जो आप काउंट करना शुरू होंगे, यहाँ पे आपकी उंगलियां खत्म हो जाएंगी, मैच खत्म नहीं होंगे कि एलेक्स कैरी आया और उसने फंसा हुआ मैच निकाला। आज जो एलेक्स कैरी ने इनिंग्स खेली है वो यकीनन हमें द ग्रेट एडम गिलक्रिस्ट की भी याद दिला रही थी कि वो भी टेस्ट क्रिकेट में 5वें 6ठे नंबर पर के ऊपर आते थे। और समटाइम ऑस्ट्रेलिया की टीम इस तरह, मुझे पाकिस्तान के खिलाफ उनका एक होने वाला मैच याद है जिसमें पाकिस्तान ने 5 आउट कर लिए थे, उसके बाद एडम गिलक्रिस्ट आया, उन्होंने सेंचुरी स्कोर कर दी थी। तो एलेक्स कैरी ने आज जो इनिंग्स खेली है वो बिल्कुल रेप्लिकेट कर रही थी एडम गिलक्रिस्ट को। और जिस क्लास का उन्होंने मुजाहरा किया है, जिस तहम्मुल का उन्होंने मुजाहरा किया, जिस टेम्परामेंट का उन्होंने मुजाहरा किया, उन्होंने बॉल का वेट किया, बॉल को अपने पास आने दिया, और कहीं पर उनको अगर लूज बॉल मिला तो उसको उन्हें पनिश भी किया ताकि स्कोर बोर्ड भी जो है वो हरकत में रहे और विकेट गिरने का जो दबाव है वो कम से कम होता जाए। तो फिर 106 रन की शानदार इनिंग्स उन्होंने खेली। एडिलेड जो उनका होम ग्राउंड है वहां पर, साथ उस्मान ख्वाजा के 82 रन ऐड हुए और फिर जॉश इंग्लिश के 32 और मिचेल स्टार के 33 नॉट आउट रन जब मिले तो दिन खत्म होने तक 8 विकेटों का नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो 326 रन बना चुकी थी। तो ये बताता है कि किस मैच्योरिटी के साथ उन्होंने इस टेस्ट मैच को लेकर चले हैं, किस शानदार अंदाज में उन्होंने अपनी टीम को मुश्किलात से निकाला है। और ये वो फ़र्क है जो उन टीमों के अंदर आपको बिल्कुल नज़र नहीं आता है जो बेस बॉल मॉडल के तहत क्रिकेट खेलना चाहती हैं। देखें, वाइट बॉल और टेस्ट बॉल, इन दोनों का फॉर्मेट अलग अलग इसलिए है कि इन दोनों के खेलने के अंदाज में फ़र्क है। आप टेस्ट क्रिकेट को ओडीआई क्रिकेट की तरह नहीं खेल सकते, आप टेस्ट क्रिकेट को T20 की तरह नहीं खेल सकते। बेस बॉल सिर्फ और सिर्फ एक मार्केटिंग टूल था जिसने इंग्लैंड की
टेस्ट क्रिकेट को इस तरह ज़रूर रिवाइव किया है कि उनका स्टेडियम भरना शुरू हो गए हैं, लोग आना शुरू हो गए हैं, दिलचस्पी पैदा हुई है। लेकिन बेसबॉल के आने के बाद इंग्लैंड ने कुछ अचीव नहीं किया क्रिकेट के अंदर। इंग्लैंड ने सिर्फ और सिर्फ एक T20 का वर्ल्ड कप जीता, उसके अलावा टेस्ट क्रिकेट की अगर मैं बात करूं तो कोई ऐसी काबिल जिक्र कामयाबी इंग्लैंड की नहीं है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। एशिया सीरीज वो नहीं जीते, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल वो आज तक नहीं खेले, उसके अलावा अपने होम में जो फ्लैट ट्रैक्स बनाकर वो सीरीज जीते हैं, उससे यकीनन जो रूट जैसे प्लेयर्स के जाते रिकॉर्ड तो बनते हैं, लेकिन इंग्लैंड की टीम की जो बतौर टीम कारकर्दगी है उसमें को बहुत ज्यादा लेकिन इसमें अहमद ये भी तो कह सकते हैं ना कि 83 ओवर में अगर एक टीम 326 रन बना रही है तो उसमें जो इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं और जो बॉलर्स है खुसूसी तौर पर उनका भी किरदार है। जैसे विल जैक्स है, उन्होंने 105 रन दिए। देखें बिल्कुल इसमें 326 रन बनेंगे तो फिर जाहिर है किसी न किसी बॉलर ने स्कोर तो खाना ही है ना। लेकिन मैं जिस बात के ऊपर एम्फसाइज कर रहा हूँ, देखें आपकी अगर फिटनेस होगी ना, आपकी अगर गेम की अवेयरनेस होगी, आपके अंदर अगर एक सेंसिबल अप्रोच होगी गेम की, तो आप इसको ही मैनेज कर लेंगे। बात यह है कि पिछले मैच में जो पहला मैच हुआ था पर्थ में, उसमें बेन स्टोक्स ने आगे 5 आउट कर दिए तो इंग्लैंड की टीम ने समझा कि हमारे पास बहुत डेप्थ है और हम जो है वो 2 दिन में वो टेस्ट मैच हारे। अगले टेस्ट मैच में आप आए, 4 दिन में वो टेस्ट मैच खत्म हुआ, इंग्लैंड वर नोवेयर नियर ऑस्ट्रेलिया। और इस टेस्ट मैच के अंदर भी आप देखें तो हमें कोई ऐसी प्लानिंग नजर नहीं आती है इंग्लैंड के कप्तान की जानिब से, इंग्लैंड कोच की जानिब से। आपने तेज क्रिकेट खेलनी है तो आपको पहले टीम को आउट भी तो करना है ना। तो वो जो 10 खिलाड़ी आउट करने की सलाहियत है ना ऑस्ट्रेलिया के पिचेस के ऊपर, जहां पर फास्ट बॉलरों को हेल्प भी मिलती है, हमें वो हेल्प आज नजर नहीं आई किसी भी फास्ट बॉलर के लिए सिवाय जोफ्रा आर्चर के पहले स्पेल के। लेकिन जोफ्रा आर्चर की भी जो स्पीड है वो पिछले 2 टेस्ट मैच में देखें, इस टेस्ट मैच में देखें, जो पहले स्पेल में उनकी स्पीड होती है वो दूसरे स्पेल में वो वैनम और वो तेज़ी हमें उनके अंदर नज़र नहीं आती है। तो जो इंग्लैंड के फास्ट बॉलर्स हैं उन्होंने स्टार्ट अच्छा किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कंडीशंस का उस तरह से फ़ायदा नहीं उठा पाए। ऑस्ट्रेलिया की होम कंडीशंस भी हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जहां भी दुनिया में खेलता है उनकी जो चीज़ उनको मुमताज़ करती है बाकी टीमों से वो उनकी गेम की समझ है, वो उनका वो माइंड सेट है कि हर तरह के हालात में उनके पास ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो अपनी टीम को मुश्किलात से निकाल के ले जाते हैं। आपको याद होगा कि मिचेल स्टार्क ने पिछले मैच में आकर एक इनिंग्स खेल दी थी 77 रन की, इस मैच में भी आकर वो 33 पर नॉट आउट हैं। और मिचेल स्टार्क इससे पहले अपनी जो T20 सीरीज इंडिया के साथ उसको सेक्रीफाइस करके वो शेफील्ड शील्ड खेलते हुए नजर आए। तो ये वो तरजीहात हैं, ये वो प्रायोरिटीज़ हैं जो नजर आती हैं बड़ी टीमों के अंदर, और फिर उसके नताइज जो है वो आकर रिफ्लेक्ट करते हैं फील्ड के अंदर। डिटर्मिनेशन भी नजर आती है। सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच, उसका जो पहला दिन है, वो भी मैं तो ये कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया के नाम ही रहा है, गो कि हमें कहीं ना कहीं ग्लिम्प्सेस नजर आए हैं इंग्लैंड के। अच्छा, अब चूंकि हमने काफ़ी बात कर लिया एशेज़ को लेकर, अब हम कुछ बात कर लेते हैं श्रीलंका सीरीज़ के हवाले से और बिग बैश को लेकर। जो असेसमेंट चल रही थी कि पाकिस्तान सफ़र कर सकता है PSL की टीमों के साथ होने की वजह से, तो उनको ताल्लुकात अच्छे बनाने पड़ेंगे ऑस्ट्रेलियन बोर्ड के साथ। तो आज इस तरह की कुछ खबरें सामने आ रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि हकीकत के करीब है? और इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के एक नायब कप्तान होते थे जो कि सकलैन मुश्ताक के दामाद भी हैं, उनके बारे में आप शादाब खान के बारे में भी क्या कहेंगे? क्योंकि उनका नाम भी आ रहा है कि हो सकता है उनको भी बिग बैश से वापस बुला लिया जाए। देखें, शादाब खान के बारे में तो मैं काफ़ी दफ़ा ये बात कह चुका हूँ कि शादाब खान को बिग बैश से वापस मुझे नहीं पता कौन सी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर बुलाना है। अगर वो कह रहे हैं कि इंजरी जो है ना उनकी, वो उससे रिकवरी के लिए उनको चाहते हैं इंटरनेशनल मैचेस खिलाएं। देखें, इंटरनेशनल मैचेस तो तब खेले ना कि जब उन्होंने, अगर आपके ख्याल में वो इंजरी से रिकवर हो गए हैं तो फिर शादाब खान जो BBL खेल रहे हैं मेरा ख्याल है उनको फिर वो पूरी खेलने दें, ताकि अंदाज़ा हो हमें कि ये प्लेयर जो इंजरी की इतनी तवील इंजरी के बाद वापस आया है वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार है भी या नहीं है। लेकिन परफॉर्मेंस तो ज़्यादा है ना अहमद सईद। देखें, अगर तो उन्होंने यहाँ से आने के बाद कोई डोमेस्टिक का मैच खेला होता, उन्होंने इंजरी से आने के बाद चले शायद एक आधा क्लब का मैच उन्होंने खेला है, लेकिन डोमेस्टिक का उन्हें को मैच खेला होता, किसी ऐसी जगह पर उन्होंने परफॉर्म किया होता जहाँ पर कंपैरेटिव क्रिकेट हो रही है, तो फिर हमें ये बात समझ में आती कि यार ठीक है, ये मेरिट है जिसकी बुनियाद पर, ये परफॉर्मेंस है, ये मेरिट है जिसकी बुनियाद पर शादाब खान को पाकिस्तान की टीम में आना चाहिए। शादाब खान जब पाकिस्तान की टीम से ड्रॉप हुए उससे पहले उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। शादाब खान डोमेस्टिक के अंदर कोई परफॉर्मेंस नहीं है। एक उन्होंने 5 फर लिया था काजम ट्रॉफी में, पिछले जो काजम ट्रॉफी का एडिशन हुआ था इस साल वाला नहीं, उसमें 5 फर उन्होंने लिया था, वो भी अगर आप निकालें तो विकेटों की नेचर ऐसी थी कि प्लेयर शॉट मारते हुए, रेड बॉल क्रिकेट का 4 डे का मैच खेलते हुए शॉट मारते हुए प्लेयर जो है वो कैच आउट हो रहे हैं। तो शादाब खान को पाकिस्तान की टीम में अगर लाना भी है तो उसके लिए एक मेरिट तो बनाए ना पहले, और ये बताएं कि यार ये मेरिट है जिसकी वजह से शादाब खान टीम में आ रहे हैं। अभी सिर्फ एक ही मैच नजर आ रहा है जिसकी आपने निशानदेही कर दी है कि वो सकलैन मुश्ताक के दामाद हैं,
लेकिन सकलैन मुश्ताक जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की हिरारकी के अंदर आपको कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। उनके दोस्त यकीनन बैठे हैं पीसीबी के अंदर भी, कोचिंग के अंदर भी, जिनके कहने के हवाले से वो टीम में आ सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह ही पाकिस्तान की टीम बनानी है तो फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के फैंस के ऊपर टर्स खाएं और ये बता दें, ऐलान कर दे पीसीबी कि हम आइंदा जो है वो दामादों को खिलाया करेंगे, बच्चों को खिलाया करेंगे, बेटों को खिलाया करेंगे। परफॉर्मेंस हो या ना हो, बस आपकी किनशिप होनी चाहिए किसी एक प्लेयर के साथ, तो हम आपको टीम में ले आएंगे। दूसरी बात जो आपने ये तो वक्त भी बताएगा हमें, बस थोड़ा शॉर्ट टाइम है हमें क्लोजिंग, और फिर उसके बाद कल इस पर मजीद बात करेंगे। नाजरीन हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं कल आपसे इंशाल्लाह 5 बजे के बाद। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।